हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग सेशन। इसमें हम रोज़ के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके पॉसिबल मेंस के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन कहता है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज इज नो लॉन्गर मेरली अबाउट इंक्रीजिंग कैपेसिटी but about achieving scale, competitiveness, and deeper domestic value addition. Discuss in the light of Niti Aayog's recent recommendation. क्वेश्चन का कोर है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ फैक्ट्रीज की जो नंबर्स हैं वो बढ़ानी है या मैन्युफैक्चरिंग को जेन्युइनली ग्लोबली competitive बनाना है ना। ये तीन कीवर्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्केल, अदर इज अ competitiveness एंड अ डोमेस्टिक वैल्यू चेन। ठीक है, ये जो है तीन कीवर्ड आपके मेजर रहेंगे और इन्हीं पे फोकस करके आपको आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 17 to 18% ऑफ रियल GVA, yet its global competitiveness remains constrained by fragmented production, high cost, and shallow domestic value chains. Niti Aayog's recent report therefore shift focus from capacity creation to competitive, profitable manufacturing. ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन रियल जीवीए में लगभग 17 to 80% के अराउंड है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्री लग जाना इज नॉट इक्वल्स टू सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री लग जाने से मतलब ये पता नहीं चलता कि अब जो है सक्सेसफुली हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। सपोज इंडिया में मोबाइल फ़ोन असेंबल हो रहे हैं, फ़ोन इंडिया में बना है लेकिन चिप चाइना से आ रही है, डिस्प्ले कोरिया से आ रहा है, कैमरा मॉड्यूल कहीं और से आ रहा है, बैटरी कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इंडिया में असेंबली हुई लेकिन एक्चुअल वैल्यू एडिशन लिमिटेड रहा। इसी गैप को नीति आयोग एड्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। की डायमेंशंस क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले स्केल इकोनॉमीज़, या इसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी बोल सकते हैं, है ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है, लार्जर प्रोडक्शन लोअर्स अ यूनिट कॉस्ट। मान लीजिए आपने एक जो है शर्ट कहीं से बनवाई है तो उसके पड़े आपको 200 रुपये। वहीं अगर आप 100 जो है शर्ट बनवाएंगे तो वो आपको सस्ते में पड़ जाएगी। इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। जब प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होता है तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एग्जाम्पल, एक कंपनी 10,000 फ़ोन बनाती है और दूसरी 10 लाख फ़ोन बनाती है, तो जो 10 लाख फ़ोन बना रही है वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगी। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है 12 प्रायोरिटी सेक्टर बताए गए हैं, है ना। 2047 के विजन में जो है 12 प्रायोरिटी सेक्टर बताए गए हैं जो कि हमको अच्छा इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वैल्यू चेन। यहाँ लिखा हुआ है, मूव बियॉन्ड असेंबली टुवर्ड्स कंपोनेंट्स एंड इनपुट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल या कंपोनेंट को प्रोसेस करके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना, है ना। जैसे आयरन ओर से स्टील बनाया, स्टील से ऑटो कंपोनेंट्स बनाए और फिर कार बनाई। अगर इंडिया सिर्फ आयरन ओर एक्सपोर्ट करेगा तो वैल्यू एडिशन लो रहेगा, है ना। अगर इंडिया आयरन ओर से ऑटोमोबाइल तक का सफर तय करेगा, खुद यहीं पे बनाए, है ना, तो सेम रॉ मटेरियल से मल्टीपल स्टेजेस पर वैल्यू क्रिएट होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है डीप डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन से इम्पोर्ट कम होते हैं, फॉरेक्स बढ़ते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और एक्सपोर्ट सोफिस्टिकेशन भी बढ़ता है। नीति आयोग केमिकल्स में फिनॉल, मेथनॉल और एस्केटिक एसिड जैसे प्रोडक्ट्स में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक वैल्यू चेन बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमको अपनी वल्नरेबिलिटी कम करनी है टू एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को बिल्कुल ख़त्म ही कर दो, नहीं करना। मतलब ये है कि जहाँ इंडिया एफिशिएंटली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकता है वहाँ अननेसेसरी इम्पोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहिए हमको। फॉर एग्जांपल, केमिकल्स में अगर इंडिया डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बना सकता है तो रॉ मटेरियल केमिकल इम्पोर्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाना अननेसेसरी डिपेंडेंस क्रिएट करता है ना। ऊपर से हम वल्नरेबल भी हो जाते हैं, तो उस वल्नरेबिलिटी को जो है हमको ख़त्म करना है। आगे आते हैं, हम देखते हैं कि क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। क्या करते हैं? क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है हम कर सकते हैं। कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नीति आयोग रिकमेंडेशन का हार्ट है। सपोज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज़ एक जगह है ना? सप्लायर जो है 100 किलोमीटर दूर है, टेस्टिंग लैब जो है वो भी दूसरी जगह है। ये सब हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा वेयरहाउस अलग है, सब चीज़ें अलग-अलग हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे नुकसान क्या होता है ना? प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो जाता है।
क्लस्टर जब होता है तो फैक्ट्री, सप्लायर्स, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स, वर्कर्स, यूटिलिटीज़ सब लोग जो है एक इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होते हैं। तो जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है वो कम होता है, फास्टर प्रोडक्शन हो सकता है और लेट जो बेटर कोऑर्डिनेशन भी हमको देखने को मिलता है। तो क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑल्सो कंपोनेंट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें लिखा हुआ है, जीवीज़ कैन एक्सेलरेट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग। इंडिया को सिर्फ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से आगे जाना है ना? आज मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई, एडवांस मटेरियल प्रिसिजन इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, तो सिर्फ लेबर इंटेंसिव से काम नहीं चलेगा। इंडिया फॉरेन कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स और जो है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के थ्रू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकती है। एग्जाम्पल टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि कंपोनेंट डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग वगैरह में भी अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकती है। लेबर प्रोडक्टिविटी इसमें क्या लिखा हुआ है? स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी रेज़ आउटपुट पर वर्कर। टेक्सटाइल सेक्टर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इंडिया के पास ह्यूज लेबर फोर्स है लेकिन प्रोडक्टिविटी रिलेटिवली लो है। सेम वर्कर अगर बेटर मशीन, बेटर ट्रेनिंग, डिजिटल टूल्स, सेफर वर्कप्लेस में रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा। इसलिए नीति आयोग अप्रेंटिसशिप, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप और स्किलिंग पर एम्फेसिस करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी लिंकेज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लस जो एम्प्लॉयमेंट क्वांटिटी होती है वो एम्प्लॉयमेंट जो क्वांटिटी भी होती है वो क्वालिटी को नहीं डिटरमाइन करती। क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको बेटर मशीन चाहिए, बेटर ट्रेनिंग भी चाहिए उसके साथ में, डिजिटल टूल्स भी चाहिए और एक सेफर वर्क प्लेस होना चाहिए। उससे प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस। ग्लोबली कम्पिटिटिव फर्म्स नीड्स अ डाइवर्सिफाइड मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग का अल्टीमेट टेस्ट डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ सेल नहीं है। क्वेश्चन आता है कि क्या इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में प्राइस, वॉलेटिलिटी, रिलायबिलिटी के बेसिस पर compete कर सकते हैं? टेक्सटाइल में इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अप्रॉक्सीमेटली $37.7 बिलियन एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन ग्लोबल कंपटीशन में बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना जो है ये हमको ग्लोबल कंपटीटर देखने को मिलते हैं। इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट लोअर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कफ्लोज, एफटीए वगैरह ये सब हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन इसका क्या मतलब है? ये सोलर पीवीज़ में स्पेशली इम्पोर्टेंट है, सोलर वैल्यू चेन अगर हम समझेंगे तो जो पॉलीसिलिकॉन होते हैं उससे वेफर्स बनते हैं, सेल बनते हैं, मॉड्यूल बनते हैं। अगर इंडिया सिर्फ मॉड्यूल बनाए और अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स इंपोर्ट करे तो वैल्यू एडिशन लिमिटेड रहेगा। नीति आयोग अपस्ट्रीम मूवमेंट सजेस्ट करता है ना? इससे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होता है, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ती है और रेजिलियंस बढ़ती है। ठीक है? फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा एनकरेज करना, है ना? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनकरेज करना। ये नीति आयोग रिपोर्ट का एक सटल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को परमानेंटली सब्सिडी देकर सस्टेन नहीं कर सकती। अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्ट जो है करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट अकेला नहीं कर पाएगी तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए एक्सपेक्टेड रिस्क से। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल पॉलिसी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक्स, लैंड, स्किल पावर वगैरह ये सब जो है हमको और ज़्यादा बेटर करनी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। सेक्टर प्रायोरिटाइज़ेशन हमको करना पड़ेगा, है ना? इंडिया हर सेक्टर में साइमल्टेनियसली ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता है, इसलिए नीति आयोग ने 12 हाई पोटेंशियल सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में केमिकल, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, सोलर पीवी को एग्जामिन किया गया है। इस अप्रोच का बेनिफिट ये होगा कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्कैटर्ड नहीं होंगे, स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं? India should combine cluster-based infrastructure, predictable regulation, targeted incentives, skilling, technology partnership, and diversified FTA, while making private investment commercially viable. ठीक है, ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट मूव फ्रॉम मोर फैक्ट्रीज टू मोर competitive value chains, a profit-led technology intensive and export-oriented system can make manufacturing a durable engine of growth and employment. ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cluster-based manufacturing can help India overcome fragmentation, reduce production cost, and integrate
more importantly with global value chains, examine the potential and limitation of this approach. तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे कि वो कैसे जो है इसको बढ़ावा दे सकती है, कैसे क्या लिमिटेशंस उसकी देखने को मिलती है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज ऑफन फ्रेगमेंटेड अक्रॉस फर्म्स, सप्लायर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स suppliers in infrastructure. Niti Aayog's emphasis on integrated industrial cluster seeks to create a scale, efficiency, and a stronger link with the global value chains. ठीक है, आगे आते हैं। पहली बात तो क्लस्टर होता क्या है? क्लस्टर का सिंपल मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कनेक्टेड मल्टीपल फर्म्स और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे जो है पैकेजिंग हो रही है, वहीं पे हमको जो है वेयर हाउसेस देखने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ें हमको वहीं देखने को मिलती हैं, इसलिए उसको क्लस्टर बोल देते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी पोटेंशियल क्या है? क्या-क्या चीज़ें बेटर हो सकती है? तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वो हो सकता है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, शेयर्ड यूटिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ होंगी, तो टाइम कम लगेगा और जल्दी काम हो पाएगा। सप्लायर का नेटवर्क वहीं पे रहेगा, प्रॉक्सिमिटी रहेगी तो कंपोनेंट का इकोसिस्टम बना रहेगा। स्किल कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, है ना? सब स्पेशलाइज़्ड लेबर पूल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, फास्टर अप्रूवल्स होंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ में एक्सपोर्ट, इंटीग्रेशन, इनोवेशन इकोसिस्टम ये हम ऊपर समझ के आए हैं वैसे तो। है ना? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, उसके साथ-साथ में रीजनल डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है इसके चलते, ये लिमिटेशंस क्या-क्या है ये समझना जो है, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहला लिमिटेशन है लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट। जब आप पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हो तो बहुत बड़ा क्लस्टर चाहिए ना लैंड का, वो बहुत मुश्किल होगा, कॉस्टली भी होगा, सोशली सेंसिटिव इश्यू है क्योंकि जहाँ पे लोग वो रह रहे हैं तो उनको रिहैबिलिटेट करना, है ना? वो सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो लैंड का एक प्रॉब्लम हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट एक प्रॉब्लम हो सकता है ना? रीजनल कंसंट्रेशन जो रिस्क हो सकता है। सिर्फ़ सिर्फ़ एक ही जगह पे क्लस्टर अनाउंस किया, तो जो है हमको एक जगह ज़्यादा डेवलप्ड, दूसरी थोड़ी कम डेवलप्ड ऐसे भी देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंटल प्रेशर पड़ सकता है, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन से पॉल्यूशन जो है, वो कंसंट्रेटेड हो सकता है। जैसे मान लो केमिकल और टेक्सटाइल की है, जैसे सेक्टर्स हैं, वो वेस्ट वाटर और हैज़ार्डस जो वेस्ट का मेजर कंसर्न जो बन सकते हैं। सब्सिडी डिपेंडेंस हमको देखने को मिलता है, सब्सिडी डिपेंडेंस, ठीक है? अगर क्लस्टर सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी के बेसिस पर सर्वाइव करे तो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी। रीजनल कंसंट्रेशन हमने देख ही लिया है। अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट में कंसंट्रेटेड हो तो रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। देयरफॉर जो क्लस्टर पॉलिसी है उसको कनेक्टिविटी, स्किल्स और रीजनल बैलेंस को साथ लेकर चलना पड़ेगा। स्किल शॉर्टेज ये सब दिक्कत हो सकती है, कोऑर्डिनेशन फेलियर हो सकते हैं। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि क्लस्टर शुड बी बिल्ट अराउंड मार्केट डिमांड, लॉजिस्टिक्स, skilled power and environmental standards and private investment rather than becoming subsidy driven industrial enclave. कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि क्लस्टर कैन कन्वर्ट इंडियाज फ्रेगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस इनटू इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन इकोसिस्टम provided competitiveness, profitability, sustainability remain their organizing principle. ठीक है, तो ये जो है हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चल सकते हैं। ठीक है, इंडिया को इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट करना है। यही डिफरेंस क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को ट्रेडिशनल फ्रेगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरेस्ट इज अ coercive power of state but its exercise must remain subordinate to constitutional guarantees of personal liberty and dignity. Discuss with reference to Article 21 and 22 and the recent judicial intervention. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्टेट के पास किसी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर है, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट पावरफुल है बट अनलिमिटेड नहीं है। अरेस्ट करते वक्त प्रोसीजर, डिग्निटी और लिबर्टी जो है प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है बोला गया है। डिस्कस विद रेफरेंस टू आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। ठीक है, ये बोला है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि अरेस्ट प्लेसेस एंड an individual under state coercion and therefore directly affects personal liberty, dignity, and due process. Article 21 and 22 establish constitutional boundaries against arbitrary exercise of this power. ये हमने इंट्रोडक्शन में जो है लिख दिया। आगे आएंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 21 सबसे पहले आता है, विच टॉक्स अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन से प्रोटेक्शन देता है।
मेनका गांधी केस के बाद आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन एक्सपेंड हुआ। अब सिर्फ प्रोसीजर एग्जिस्ट करना इनफ नहीं है। प्रोसीजर शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है, इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 आता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अरेस्टेड पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर अगर जो पर्सन है उसको पता ही नहीं है कि अरेस्ट क्यों है, तो वो लॉयर से कंसल्ट कैसे करेगा, बेल कैसे सीक करेगा, अरेस्ट को कैसे चैलेंज करेगा। देयरफॉर इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ लिबर्टी सेफगार्ड। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। लीगल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो देयर। अरेस्टेड पर्सन कैन कंसल्ट ए काउंसिल। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 पर्सन को लॉयर कंसल्ट करने का राइट देता है। अरेस्ट के बाद इंडिविजुअल स्टेट के अगेंस्ट वल्नरेबल पोजीशन में होता है। लॉयर एक्ट्स एज अ प्रोसीजरल सेफ गार्ड। लॉयर एक्ट्स एज अ प्रोसीजरल सेफ गार्ड। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो 20 अगले उसमें आते हैं तो मजिस्ट्रेट ओवरसाइट 24 आवर्स रूल है। अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना होगा, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। इसका पर्पस पुलिस कस्टडी को इनडेफिनिट होने से प्रिवेंट करना है। मैजिस्ट्रेट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट चेक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। फिर अरेस्ट मेमो, ये क्या चीज़ है? इट इंश्योर्स अ प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी। अरेस्ट मेमो में अरेस्ट का टाइम है ना और सारी चीज़ें प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। बाय क्योंकि अदरवाइज पुलिस लेटर क्लेम कर सकती है कि अरेस्ट एक्चुअली किसी और टाइम हुआ था, है ना। डॉक्यूमेंटेशन में जो है, अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, अरेस्ट मेमो बनेगा, तो ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बनी रहेंगी। ठीक है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मस्ट रीच द अरेस्टेड पर्सन डायरेक्टली। ये विहान कुमार 2025 का केस है। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ रिलेटिव को अरेस्ट ग्राउंड्स बता देना सफिशिएंट नहीं है। अरेस्टेड पर्सन को डायरेक्टली और मीनिंगफुली कम्युनिकेट करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कम्युनिकेशन टू फैमिली इज नॉट इक्वल टू कम्युनिकेशन टू अक्यूज्ड, है ना। तो अक्यूज को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नेसेसिटी प्रिंसिपल। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नेसेसिटी प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? ये अरेस्ट कैन नॉट बिकम अ रूटीन। अरनेश कुमार 2014 का केस है। अरनेश कुमार का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था कि अरेस्ट शुड नॉट बी ऑटोमेटिक, स्पेशली ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 7 years। पुलिस को पड़ेगा, पूछना चाहिए कि क्या अरेस्ट जेन्युइनली नेसेसरी है ना। नॉट कि क्या मुझे अरेस्ट करने की पावर है, बट ये कि क्या अरेस्ट करना नेसेसरी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर बेस्ड पुलिसिंग एंड नेसेसिटी बेस्ड पुलिसिंग। ठीक है, तो नेसेसिटी बेस्ड पुलिसिंग होनी चाहिए। ये जो है अवनीश कुमार केस 2014 में हमको बताया था। नेक्स्ट इज नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस स्टेट एक्शन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। मेनका गांधी केस में आर्टिकल 14, 19 और 21 को इंटरकनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के रूप में स्ट्रेंथन किया था। आर्बिट्रेरी अरेस्ट मतलब होता है स्टेट एक्शन कैन बिकम unreasonable, unfair, and discriminatory. Hence, arrest is not merely criminal procedural issue; it is a constitutional governance issue as well. The arrest should not be unreasonable, it should not be unfair, and it should not be discriminatory. ठीक है, तो ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ देखने को मिलता है। कस्टोडियल डिग्निटी, व्हाट इज दिस? डिटेंशन कैन नॉट जस्टिफाई डिग्रेडिंग अ ट्रीटमेंट। अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि पर्सन का फंडामेंटल डिग्निटी राइट जो है वो सस्पेंड हो गया है। पुलिस कस्टडी में भी आर्टिकल 21 सर्वाइव्स, देयरफॉर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। कोर्ट इनवैलिडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एक्शन। ठीक है, कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एक्शन को इनवैलिडेट कर सकती है। ठीक है, इलीगल अरेस्ट गिव्स इलीगल रिमांड। ठीक है, इलीगल अरेस्ट किया है तो आपका रिमांड जो आपने किया वो भी इलीगल देखने को मिलता है। विहान कुमार प्रिंसिपल का मेजर इम्प्लीकेशन है कि अगर इनिशियल अरेस्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो उसके बेसिस पर सब्सिक्वेंट रिमांड भी लीगली जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। ये हमने देखा। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है हमको यहाँ पे? ठीक है, तो पेपर पर सेफगार्ड स्ट्रांग है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है।
है ना? इसलिए यूपीएससी आंसर में लॉ वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन गैप जो है वो ज़रूरी मेंशन करना हो जाता है, ठीक है? ये हमने यहाँ पे देखा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? हाँ, तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं कि पुलिस डिस्क्रिशन देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट अवेयरनेस है, इनएडिक्वेट अवेयरनेस देखने को मिलती है, प्रोसीजरल वायलेशन देखने को मिलते हैं, कस्टोडियल अब्यूज़ एंड वीक अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, ठीक है? वीक अकाउंटेबिलिटी और कस्टोडियल वायलेंस देखने को मिलता है। कैन अंडरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, और इनके चलते जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का जो हमारा वो है पॉइंट है वो अंडरमाइन हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद में बात करेंगे वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं। तो पुलिस ट्रेनिंग, डिजिटल अरेस्ट रिकॉर्ड, मैंडेटरी लीगल एक्सेस, सीसीटीवी बेस्ड कम्युनिकेशन एंड स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी शुड इंस्टीट्यूशनलाइज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है? तो ये मेजर्स हम पुलिस ट्रेनिंग कर सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट रिकॉर्ड रख सकते हैं, मैंडेटरी लीगल एक्सेस रख सकते हैं, सीसीटीवी बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। कंक्लूजन में वी कैन राइट कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज क्लियर, अरेस्ट इज लीगल पावर, नॉट एन अनरिस्ट्रिक्टेड स्टेट प्रिविलेज. Domestic governance requires that coercive authority remains anchored in liberty, dignity and accountability. तो ये जो है आप कंक्लूजन की तरह लिख सकते हैं. Next question is, how have the Menka Gandhi, Arnesh Kumar, and Vihan Kumar judgment progressively strengthened safeguard against arbitrary arrest in India? Examine the continuing challenge in ensuring these safeguards at the ground level. ठीक है, ये हमने देखा इन तीनों जो ये तीन जो हमने केसेस देखे इनके बारे में डिस्कस करना है। विहान कुमार केस 2025 का ही है, जो हमारा मेनका गांधी केस है वो 1978 का है, और जो हमारा अवनीश कुमार का केस है वो जो है 2014 का केस है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस हैज प्रोग्रेसिवली ट्रांसफॉर्म्ड अ पर्सनल लिबर्टी फ्रॉम अ फॉर्मल गारंटी इनटू सब्सटैंटिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं जुडिशियल एवोल्यूशन को। मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया गया था। पहले आर्टिकल 21 को रिलेटिवली नैरो इंटरप्रिटेशन मिलता था। मेनका गांधी केस के बाद में जो है प्रोसीजर को जस्ट, फेयर और रीज़नेबल होना भी ज़रूरी है। यानी गवर्नमेंट सिंपली प्रोसीजर के नाम पर लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। फिर जो है नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, ये हमने देखा। अवनीश कुमार केस में क्या बताया गया? जो अवनीश कुमार केस 2014 का था। अब प्रॉब्लम पुलिस अरेस्ट की थी। लॉ में अरेस्ट की पावर अवेलेबल है, बट पुलिस ऑफन रूटीन अरेस्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर टू अरेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नेसेसिटी टू अरेस्ट, है ना? ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखिए कि ज़रूरत है कि नहीं अरेस्ट करने की, ये मत देखिए कि आपके पास पावर है कि नहीं, ठीक है? तो जो ऑफेंसेस हैं बिलो 7 ईयर्स है उनका, ठीक है? फिर नेसेसिटी असेसमेंट हमने यहाँ पे देखा। अगेंस्ट मैकेनिकल अरेस्ट, ये भी पॉइंट इससे जो है वो करता है, रिलाई करता है। विहान कुमार केस जो 2025 का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कोर्ट ने कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट को स्ट्रेंथन किया है। सपोज पुलिस अरेस्ट करती है, रिलेटिव को बता दिया तो इस पर्सन को क्यों अरेस्ट किया गया, बट अरेस्टेड पर्सन को क्लियर नहीं बताया, तो तुमने किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है? देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए मीनिंगफुल कम्युनिकेशन टू द अरेस्टेड पर्सन इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, ठीक है? नेक्स्ट इज, है ना, इलीगल अरेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज। अनलॉफुल जो अरेस्ट होगा दैट वुड अफेक्ट सब्सिक्वेंट रिमांड। इलीगल अरेस्ट है तो जो रिमांड किया वो भी इलीगल ही होगा आपका। डिग्निटी इन कस्टडी, कस्टडी में भी आपको डिग्निटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, एंड प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो लाइज, ठीक है? अब ग्राउंड लेवल चैलेंजेस क्या है, लेकिन इनमें ग्राउंड लेवल चैलेंजेस क्या देखने को मिलता है? पुलिस डिस्क्रिशन, ग्राउंड लेवल पर पुलिस के पास कंसिडरेबल डिस्क्रिशन पावर रहती है, ठीक है? ये हमने देखा। लिमिटेड लीगल अवेयरनेस, हर अरेस्टेड पर्सन को अपने राइट्स का पता नहीं होता है। कस्टडियल अब्यूज़ देखने को मिलता है, प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस देखने को मिलती है, नहीं कंप्लाई करते, ठीक है? और डिलेड अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है ना? उसके साथ-साथ में जो है अनइक्वल एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है? कस्टडियल अब्यूज़ देखने को मिलता है, लीगल सेफगार्ड तब लेस हो जाते हैं जब कस्टडी में डिग्निटी प्रोटेक्ट ही ना हो। अगर अरेस्ट जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन ही नहीं हुए, डिग्निटी प्रोटेक्ट नहीं हुई, ना अरेस्ट डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हुए, तो अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है, और वायलेशन होने के बाद एक्शन स्लो हो तो डिटरेंस भी वीक हो जाता है, ठीक है? तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं? मैंडेटरी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कस्टडियल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पुलिस सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, इमीडिएट लीगल एड मिले और स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंस, मतलब डिटरेंस, डर रहे थोड़ा सा गलत करने से पहले कि गलत करा ही ना जाए,
ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि दीज जजमेंट कलेक्टिवली मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक पुलिसिंग टू लिबर्टी सेंट्रिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, बट देयर सक्सेस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन एट द पुलिस स्टेट लेवल। ठीक है। वायलेशन होने के बाद हाँ, यहाँ पे क्या है, 3 जजमेंट्स देखे हमने। मेनका गांधी जो है वो फेयरनेस का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन दिया उन्होंने। जो अनिश कुमार वाला केस है उन्होंने अननेसेसरी अरेस्ट को चेक किया, और विहान कुमार केस ने इन्फॉर्म्ड लिबर्टी को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, वो हमने देखा। और अब जो है स्टेट सेंट्रिक पुलिसिंग से लिबर्टी सेंट्रिक पुलिसिंग की तरफ हमें शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ पार्लियामेंट्री कमिटी, है ना। Parliamentary committees represent deliberative democracy within a majoritarian parliamentary system, discuss their role in improving legislative scrutiny with particular reference to joint parliamentary committee. क्वेश्चन का बेसिक आइडिया है कि पार्लियामेंट में नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अगर रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी है तो बिल पास हो सकता है, बट डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं है। डेमोक्रेसी में डिस्कशन, एविडेंस, स्क्रूटिनी और डिसेंट भी इंपॉर्टेंट है। यही पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल जो है इंपॉर्टेंट हमको दिखता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज प्रोवाइड अ स्मॉलर स्पेशलाइज्ड एंड रिलेटिवली डिटेल्ड फोरम फॉर एग्जामिनिंग लेजिस्लेशन, enabling deliberation beyond the numerical contest of the house। क्या क्या प्रोसेस होती हैं? डिटेल्ड स्क्रूटनी, हाउस फ्लोर पर हंड्रेड्स ऑफ एमपीज और लिमिटेड एमपीज जो होते हैं, और उसके साथ साथ में लिमिटेड टाइम भी होता है। तो कमिटी कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, इसलिए बिल को क्लॉज बाय क्लॉज जो है स्टडी कर सकती है। वो एक लार्जर लेवल पे नहीं हो सकता। एक्सपर्ट नॉलेज देखने को मिलती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज देखने को मिलती है। मॉडर्न बिल्स एक्सट्रीमली टेक्निकल हो सकते हैं। एआई, डेटा प्रोटेक्शन, फाइनेंस, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। एमपी हर टेक्निकल फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है ना। तो ये टेक्निकल एक्सपर्टीज इन कमिटीज में देखने को मिलती है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, मिनिस्टर्स कैन बी क्वेश्चनड, है ना। कमिटीज मिनिस्टर्स के ऑफिशियल्स से क्वेश्चन पूछ सकती है। मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। उसके बाद में स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्री, सिविक सोसाइटी, एक्सपर्ट्स अपनी कंसर्न रख सकते हैं। इससे लेजिस्लेशन में अनइंटेंडेड जो कॉन्सिक्वेंसेज है आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ओपोजिशन जो है वो भी अपनी आवाज़ उठाती है। हाउस में ओपोजिशन न्यूमेरिकल माइनॉरिटी हो सकती है, लेकिन कमिटी में एटलीस्ट क्वेश्चन, एविडेंस, अमेंडमेंट्स, सजेशन ये सब दे सकती है। ठीक है, ये हमने देखा। बाय पार्टीसन डेलिब्रेशन, ओपोजिशन गेट्स इंस्टीट्यूशनल स्पेस। उसके बाद में जेपीसी कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स जो हैं होते हैं, और ये यूजुअली स्पेसिफिक बिल या इशू के लिए कंस्टिट्यूट होती है। ठीक है। लॉ इम्प्रूवमेंट, लेजिस्लेशन इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। रिकमेंडेशन से जो है प्रोविजंस और ज़्यादा मॉडिफाई और बेटर बनते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है। कमिटीज जो है वो स्क्रूटनाइज करती है एक्सपेंडिचर को, सवाल उठाती हैं। ठीक है। फाइनेंशियल कमिटीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक मनी को स्क्रूटनाइज करती हैं, और ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव का मेजर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है इससे, और मेजोरिटेरियन रेस्ट्रेंट देखने को मिलता है। ठीक है। मेजोरिटेरियन रेस्ट्रेंट देखने को मिलता है। मेजोरिटेरियनिज्म को मॉडरेट करता है। कमिटी मेजॉरिटी गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं करती, बट मेजॉरिटी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन, जस्टिफाई और डिफेंड करना पड़ता है। सवाल उठाती है कमिटी क्योंकि। ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिलती हैं, जैसे कमिटी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, और रूलिंग पार्टी के नंबर्स कमिटी में भी मेजॉरिटी में रहते हैं। देयरफॉर स्क्रूटनी स्ट्रांग हो सकती है, बट फाइनल जो लेजिस्लेटिव पावर है वो गवर्नमेंट के पास ही रहती है। ठीक है, ये हमने देखा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वी कैन इंक्रीज मैंडेटरी कमिटी रेफरल फॉर मेजर बिल्स, वी कैन स्ट्रेंथन रिसर्च सपोर्ट, we can provide adequate examination time, and we can also ensure wider stakeholder consultation। ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, wider stakeholder consultation, we can also increase the research support। उसके साथ साथ में जो है मैंडेटरी रेफरल भी बता सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं फॉर मेजर बिल्स। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि कमिटीज डू नॉट रिप्लेस पार्लियामेंट्री मेजोरिटीज, दे डिसिप्लिन मेजोरिटेरियनिज्म थ्रू डेलिब्रेशन। Their true value lies in improving the quality, accountability and legitimacy of legislation। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट्स अबाउट द डिक्लाइनिंग रेफरल ऑफ बिल्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज रेजेस कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन डेलिब्रेशन इन इंडिया, एग्जामिन द कॉज एंड सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द कमिटी सिस्टम। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिक्लाइनिंग रेफरल्स, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि बिल्स कमिटी के पास कम क्यों जा रहे हैं।
और इसका डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट है। पहले डेटा समझते हैं, थोड़ा-सा डेटा समझने की कोशिश करते हैं कि 14th लोकसभा में 60% और 15th लोकसभा में 71%, फिर 16th लोकसभा में 25% और अब 17 में 60%, यानी ट्रेंड शार्पली जो है डाउनवर्ड जा रहा है। कमिटी रेफरल में जा ही नहीं रहे हैं जो बिल्स हैं, ठीक है? तो ये कम क्यों हो रहा है, इसी के बारे में हम जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये डेटा भी जो है आप लिख सकते हैं, है ना? 14th 15th 16th 17th। 14th में कितना है, 14 के पास में तो 60, यहाँ पे 71 देखने को मिलता है परसेंट में, यहाँ पे जो है 25 देखने को मिलता है और यहाँ पे 16 ही चला गया, ठीक है? तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग लेजिस्लेटिव मेजॉरिटीज़ इनटू इन्फॉर्म्ड एंड अकाउंटेबल लॉ मेकिंग। However, the decline in a bill referral has weakened this deliberative layer। ठीक है, क्या-क्या वजह हो सकती हैं? तो पहला तो टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है, गवर्नमेंट को फास्टर अप्रूवल चाहिए, तो और जो है कमिटी का प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है? तो ये हमको देखने को मिला। मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, अगर गवर्नमेंट के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो डिटेल्ड कंसल्टेशन का पॉलिटिकल इंसेंटिव कम हो सकता है। पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन, हाइली कंटेंशियस बिल में कंसेंसस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस वजह से उसको पहले ही रफ़ा-दफ़ा। एग्ज़ीक्यूटिव डोमिनेंस देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री एजेंडा लार्जली गवर्नमेंट ड्रिवन होता है। गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि बिल को कमेटी को रेफ़र करना है कि नहीं करना है, ठीक है? अर्जेंसी आर्गुमेंट, वो टाइम रिस्ट्रेंट वाला हो गया। नो बाइंडिंग रिकमेंडेशन, अब कमिटी का कोई बाइंडिंग रिकमेंडेशन तो होता नहीं है ना? गवर्नमेंट कमिटीज़ की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली कंपेल्ड नहीं है, इसलिए कमिटीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो लिमिटेड देखने को मिलता है। लिमिटेड रिसर्च कैपेसिटी, एमपीज़ नीड अ स्ट्रॉन्गर टेक्निकल सपोर्ट, है ना? एमपीज़ को स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव रिसर्च सपोर्ट की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्स बिल के लिए लीगल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है इनके पास। फ्रीक्वेंट डिसरप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री वर्क है वो डिसरप्ट हो जाता है। जेपीसी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी है, वो जनरली कंटेंशुअस इशू के बाद क्रिएट होती है। आइडियल सिचुएशन में रूटीन स्क्रूटनी से स्टैंडिंग जो है और सिलेक्टिंग कमिटियाँ वो करती हैं रूटीन स्क्रूटनी। जेपीसी शुड नॉट बी द ओनली सीरियस स्क्रूटनी मैकेनिज्म, बाकी कमिटीज़ को भी करना चाहिए, ठीक है? सिलेक्ट तो जेपीसी का सिलेक्टिव यूज़ होता है, पार्टिसन मेजॉरिटेरियनिज़्म देखने को मिलता है। ऑपोजिशन इन्फ्लुएंस रिमेन्स स्ट्रक्चरली लिमिटेड, ऑपोजिशन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, आगे हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? मैंडेटरी रेफरल जो है हम सजेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम स्क्रूटनी पीरियड पीरियड हम लगा सकते हैं कि बिल को मीनिंगफुल एग्ज़ामिनेशन के लिए रीज़नेबल टाइम दिया जाए। बेटर रिसर्च, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जो पहले वाले आंसर में हमने देखा था। अब गवर्नमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है और हुआ है तो क्यों हुआ है? ठीक है? तो इससे अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बनती है और कंसेंसस कल्चर हम जो है डेवलप कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट को बना सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि इंडिया नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम स्पीड ऑफ लेजिस्लेशन टू क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन। स्ट्रेंथनिंग कमिटीज वुड मेक पार्लियामेंट नॉट merely a forum for voting, but a deeper institution of deliberation, accountability and constitutional governance। इंडिया को लेजिस्लेशन की स्पीड और स्क्रूटनी के बीच बैलेंस बनाना होगा और स्ट्रॉन्गर पार्लियामेंट्री कमिटीज अब पार्लियामेंट को सिर्फ लॉ पासिंग बॉडी से लॉ मेकिंग और लॉ स्क्रूटनाइजिंग इंस्टीट्यूशन में स्ट्रेंथन कर सकती हैं, ठीक है? तो ये जो है हम कंक्लूजन इसमें लिख सकते हैं। दैट वाज़ अबाउट आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।